Good morning. Let us start our chapter that is plant anatomy. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट करा था पढ़ना स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, जिसमें हमने बात करा था कि इसके दो टाइप हैं. दोस टू टाइप्स वर, पहला जो टाइप था वो था स्क्लेरिड्स और दूसरा है फाइबर. हमने कल के डेट पे स्क्लेरिड्स के बारे में बात कर लिया था. आज बात करेंगे फाइबर्स के बारे में. लेकिन फाइबर्स के बारे में बात करें उसके पहले जरा एक बार ब्रीफ रिकैप करा देता हूं. हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू, और हमने ऐसे समझा कि कोई भी परमानेंट टिश्यू जिसके कंपोनेंट सेल्स एक जैसे हैं उसे कहते हैं आप सिंपल परमानेंट टिश्यू. इसके तीन अलग अलग टाइप के बारे में हमने कल बात करा था, एंड दोस थ्री टाइप्स वर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. इसमें हमने पेरेन्काइमा के बारे में बात करा कुछ इस तरीके से कि ये फाइलोजेनी के हिसाब से यानी एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे प्रिमिटिव टिश्यू है. इसे आप फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं, रीजन बीइंग कि इसी से बाकी सारे परमानेंट टिश्यूज डिराइव होते हैं. इस पेरेन्काइमा का अगर फीचर देखें तो हमने बात करा कि सेल्स जो हैं वो नियरली स्फेरिकल शेप के हैं, लेकिन हो सकता है कि ये पॉलीगोनल भी हो सकता है कि ये 14 साइड्स वाले भी हो, जिसे आप कहते हैं टेट्राकोइडेकाहेड्रॉन. इसमें इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर इंटरसेलुलर स्पेस है तो वो है साइजोजीनस नेचर का. यहां एक करेक्ट करना चाहूंगा मैं. कल हमने बात करा था कि जो कैविटी रहता है पेरेन्काइमा में वो मैंने समझाया कि लाइसिजीनस है, उसे आप करेक्ट कीजिएगा, दैट इज साइजोजीनस इन नेचर. जो कैविटी है वो हो सकता है लाइसिजीनस भी हो सकता है कि वो साइजोजीनस भी हो, लेकिन जो कैविटी बनता है पेरेन्काइमा में वो कैसा है, साइजोजीनस नेचर का है. ये आप करेक्ट कीजिएगा. कल के लेक्चर में हमने लाइसिजीनस बात करा था. इसके बाद हमने और बात करा कि इसका जो सेल वॉल है वो थिन है, फ्लेक्सिबल है, ऐसा करके हमने बात करा था. इस पेरेन्काइमा के हमने ढेर सारे मॉडिफिकेशंस या फिर टाइप्स के बारे में ही बात करा. जैसे हमने बात किया था प्रोजेनकाइमा के बारे में, हमने बात किया था अबाउट स्टिलेट पेरेन्काइमा, हमने बात किया था अबाउट म्यूसिलेज पेरेन्काइमा, अबाउट क्लोरेन्काइमा, अबाउट इडियोब्लास्ट. इन सब के बारे में हमने बात करा था. और हमने समझा कि जो प्राइमरी फंक्शन है पेरेन्काइमा का वो है स्टोरेज ऑफ फूड. ये यूनिवर्सल टिश्यू है, ये प्लांट के हर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा. ये था पेरेन्काइमा के बारे में. नेक्स्ट इट वाज कोलेन्काइमा, और इसमें हमने बात किया कि जो कोलेन्काइमा है ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है. मैकेनिकल टिश्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके जो सेल्स हैं उनमें जो सेल वॉल है उसमें पेक्टिन का डिपोजिशन है. ये पेक्टिन का डिपोजिशन उनके सेल के कॉर्नर पे भी है. इसी कारण से जो इंटरसेलुलर स्पेस है इन सेल्स का वो नहीं दिखता है. जो सेल्स हैं वो हैं एक्चुअली एलोंगेटेड. जब आप टीएस काटते हैं तो आपको दिखता है कैसा, वो दिखता है नियरली स्फेरिकल या फिर ओवल शेप का दिखता है. चूंकि लिविंग सेल्स हैं तो यहां भी सैप वैक्यूल मिलने वाला है, यहां भी प्रोटोप्लाज्म मिलने वाला है, यहां भी न्यूक्लियस मिलने वाला है. इसके जो सेल वॉल है उसमें आपने कहा कि देयर इज पेक्टिन. पेक्टिन बीइंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर पानी को रिटेन करता है, और पानी को रिटेन करने के चलते ये जहां कहीं भी होगा, कोलेन्काइमा जहां कहीं भी होगा वो इलास्टिसिटी दे रहा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा होगा, साथ में मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे रहा होगा. कहां कहां मिलता है तो हमने बात किया इस बारे में कि ये मिलता है आपको इन हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, आपको मिलता है ये लीफ के मार्जिन पे, आपको मिलता है ये पेडिसिल में, या फिर मिलता है आपको लीफ के पिटियोल में. ये अलग अलग जगहों पे मिलना था कोलेन्काइमा का. इसके बाद जो थर्ड था वो था स्क्लेरेन्काइमा, जिसे आप कहते हैं डेड मैकेनिकल टिश्यू. ये डेड मैकेनिकल टिश्यू
डेड क्यों है? क्योंकि लिग्निफिकेशन है, और लिग्निफिकेशन है इसके सेल वॉल में, इसी कारण से ये कैसे हैं? रिजिड हैं, यानी आपने कहा ये मैकेनिकल टिश्यू है, लेकिन ये डेड हैं। इसके दो टाइप हैं, एक हमने बात किया है कल ही, एक था स्क्लेरिड जिसके अलग अलग शेप हो सकते थे, जैसे आपने कहा ब्रैकियोस्क्लेरिड्स तो वो नियरली स्फेरिकल शेप का था, मैक्रोस्क्लेरिड्स तो आपने कहा कि वो एलोंगेटेड है, ऑस्टियो तो नियरली बोन जैसा है, एस्टेरो स्टार शेप का है, ट्राइको जो है वो हेयर लाइक लंबा सा है। कहां कहां मिलता है हमने कल के लेक्चर में ही बात कर लिया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, एंड दैट इज फाइबर्स। अब जहां जो स्क्लेरिड्स हैं उनका डाइवर्स शेप देखा आपने, अनलाइक दैट जो फाइबर्स हैं ये हमेशा कैसे होंगे? एलोंगेटेड होंगे। फाइबर्स आर ऑलवेज एलोंगेटेड, ये हमेशा एलोंगेटेड होंगे। एलोंगेटेड होंगे, उधर डायग्राम में दिख रहा है, विथ टेपरिंग एंड्स। इसके जो एंड हैं वो टेपरिंग भी हो सकता है, या फिर यहां देखो आप ऑब्लिक है, इस तरह से है, यानी इसके जो एंड हैं वो टेपरिंग है या फिर ऑब्लिक एंड वाले ये होते हैं। ये जो फाइबर्स हैं इनके वॉल पे भी आपको लिग्निफिकेशन मिलने वाला है, यानी ये भी लिग्निफाइड है, यानी ऑब्वियसली ये भी डेड है। लिग्निफिकेशन इतना ज्यादा है कि जो ल्यूमेन है वो काफी नैरो है। दिस इज हैविंग वेरी नैरो ल्यूमेन। देख रहे हैं आप जो खाली जगह है जिसे आप कह सकते हैं कैविटी, दिस ल्यूमेन इज वेरी नैरो। और नैरो क्यों है? जितना ज्यादा ये रेड से जिम दिखाया लिग्निफिकेशन होगा उतना ही ऑब्वियसली बात है इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो होता जाएगा। ये जो फाइबर्स हैं ये आपको कहां देखने को मिलेंगे? तो यू विल गेट टू सी दिस इन पेरीसाइकल। और कहां मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको वैस्कुलर टिश्यू, यानी चाहे वो जाइलम हो या फिर फ्लोएम हो, वहां देखने को मिलेगा आपको। या फिर जो मोनोकॉट का स्टेम है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, उस मोनोकॉट स्टेम, दैट मोनोकॉट स्टेम इज हैविंग वस्कुलर बंडल। कैसा दिखता है हम आगे बात करेंगे, लेकिन दैट वस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट स्टेम रिमेन्स एनक्लोज्ड बाय, रिमेन्स कवर्ड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। वस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक कवरिंग है, शीथ है, और वो कैसा है? स्क्लेरेनकाइमेटस है। तो मैंने कहा कि दिस फाइबर इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। कहां पे? मोनोकॉट स्टेम में। तो मैंने कहा है कि ये बनाता है वस्कुलर बंडल शीथ। ये भी आपको ध्यान रखने का है। तो ये अलग अलग जगह है जहां आपको फाइबर्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो फाइबर्स हैं इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कहेंगे फाइबर तो वो रहेगा इस तरह से एलोंगेटेड ही, वो रहेगा लिग्निफाइड ही, जिसके वॉल पे पीट्स होंगे, और चूंकि इसमें लिग्निफिकेशन है इसीलिए ये कड़क भी होगा, मजबूत भी होगा। अब इसके मैंने कहा तीन अलग अलग टाइप हैं। फर्स्ट वन इज सरफेस फाइबर। अब ये जो सरफेस फाइबर है ये कहां मिलता है? तो ये मिलता है आपको चाहे वो सीड कोट हो या फिर फ्रूट का वॉल हो, यानी जहां कहीं मिल रहा है वो सरफेस है, चाहे वो सीड का सरफेस हो चाहे वो फ्रूट का सरफेस हो। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, जो कॉटन फाइबर है, ध्यान रखिएगा, कॉटन का साइंटिफिक नेम इज गोसिपियम। गोसिपियम,
दिस इज साइंटिफिक नेम फॉर कॉटन। अब ये कॉटन प्लांट को अगर आपने देखा है तो उसमें सीड के चारों तरफ लगे रहते हैं फाइबर्स, आप कॉटन फाइबर्स कह रहे हैं। ये गॉसिपियम यानी कॉटन के जो फाइबर्स हैं जो कि सीड के ऊपर लगे हुए हैं, इसे आप फिर से दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है लिंट और एक होता है फज। जो लिंट फाइबर है वो साइज में बड़ा रहता है, नहीं एलोंगेटेड हुआ करते हैं, और ये जो है साइज में छोटा हुआ करता है। अब ये जो कॉटन फाइबर है उसे आप ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम कवरिंग ऑफ सीड, जो कि दो तरह का है, लिंट और फज। ये लिंट बड़ा फाइबर है, फज जो है छोटा फाइबर है। लेकिन जरा आप विजुअलाइज कीजिए कि कॉटन का जो फाइबर है वो आपको सॉफ्ट लगता है कि रिजिड लगता है? ऑब्वियसली सॉफ्ट लगता है। जबकि आपने कहा कि यहां पे लिग्निफिकेशन है, तो लिग्निफिकेशन के चलते क्या होगा, वो कड़क होगा, थोड़ा रफ टेक्सचर होगा, उसका मजबूत होगा लेकिन सॉफ्ट नहीं होगा वो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो कॉटन फाइबर है वो एक्चुअली ट्रू फाइबर नहीं है। वो दिखने में तो फाइबरस है, ऐसा एलोंगेटेड है तो आपने कह दिया फाइबर, लेकिन देखें बॉटनी के हिसाब से तो वो फाइबर नहीं, क्योंकि फाइबर तो कैसे होते हैं, स्क्लेरिन काइमेटस होते हैं, अंदर में लिग्निफिकेशन होता है। लेकिन कॉटन के जो फाइबर्स हैं वहां लिग्निफिकेशन नहीं है, वो सिंपली क्या है, वो बना हुआ है सेल्यूलोज का। किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज का बना हुआ है। इसीलिए वहां पे उस तरह से वो कड़क नहीं फील करते आप, मजबूत उस तरह से वो रफ टेक्सचर उसका नहीं होता है। तो आपने कहा है कि जो कॉटन फाइबर है वो ट्रू फाइबर नहीं है, उसे आप सीड के कवरिंग से ऑब्टेन करते हैं। वैसे ही ये जरा बात करते हैं फ्रूट के वॉल से एग्जांपल। जो आप ऑब्टेन करते हैं कोयर फाइबर, यानी जो नारियल वाला जो फाइबर है, देखे होंगे आप नारियल का रस्सी वगैरह यूज करते हैं, वो भी क्या है, फाइबर है। तो जो कोयर फाइबर है जिसका यूज आप चाहे वो मैट्रेस बनता हो चाहे रस्सी बना रहे हो, अलग अलग उसका यूज है। तो दिस कोयर फाइबर नारियल से आप ऑब्टेन करते हैं इसे। कोयर फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेसोकार्प ऑफ कोकोनट, यानी कोकस नुसिफेरा कहते हैं आप उसे। साइंटिफिक नेम फॉर कॉटन इज कोकस नुसिफेरा। अब ये मेसोकार्प क्या है? मैंने कह दिया कि नारियल का साइंटिफिक नेम है कोकस नुसिफेरा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर मैंने कहा कि ये किसी फ्लावर का, समझिएगा अच्छे से, अगर मैंने कहा कि ये किसी फ्लावर का ओवरी है, ये ओवरी है, तो अंदर में क्या देखते हैं आप, इस तरह से ओव्यूल्स दिखते हैं। और फाइन करें तो आप पढ़ते हैं ऐसे किसी फ्लावर में स्टेमेन लगा होता है, फिर ऐसे पेटल लगा होता है, फिर ऐसे साइज में छोटा सा सेपल लगा होता है। दिस इज हाउ अ टिपिकल फ्लावर लुक्स लाइक। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी जब इस पे आके लैंड करा कोई पोलन ग्रेन, बना होगा पोलन ट्यूब, एंटर किया होगा इन ओव्यूल्स के अंदर जहां फीमेल गैमेट है, हुआ फर्टिलाइजेशन। मैं नहीं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता है कि ये कैसे फर्टिलाइजेशन होता है ये सब कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आपने पढ़ा है जरूर कि पोलिनेशन से पोलन ग्रेन आके ट्रांसफर होता है इस स्टिग्मा पे। ये लंबा सा स्टाइल है, ये ओवरी है। अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट करूं बेसिक से, तो ये फ्लावर है, ये फ्लावर का स्टॉक है जिसे आप कहते हैं पेडिसिल, ये उसका सेपल है, ये इसका पेटल है, ये इसका स्टेमेन है और ये इसका कार्पेल है। कार्पेल में 3 पार्ट हुआ करता है, ऊपर में ये स्टिग्मा है, ये लंबा सा यहां से यहां तक स्टाइल है, ये सोलन सा ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ये ओव्यूल है। तो जो फ्लावर है वो भले ही अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस का हो, पुजारी है तो पूजा करने के काम आ जाएगा, फ्लोरिस्ट है बुके बना लेंगे उसका, लेकिन प्लांट के लिए फ्लावर का सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंस है कि वो उसका एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फ्लावर्स आर ओनली फॉर्म्ड फॉर डूइंग रिप्रोडक्शन, नथिंग एल्स।
और कोई फायदा प्लांट में इसका नहीं है। तो जब यहां आकर के लैंड करता है कोई पोलन ग्रेन, तो लैंड करने के बाद पोलन ट्यूब बनता है और अल्टीमेटली उस पोलन ट्यूब में मेल गैमेट्स होते हैं, यहां फीमेल गैमेट होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और हो सकता है अपने आसपास आपने ट्रांजिशन देखा भी होगा कि फ्लावर से कैसे फ्रूट बन रहा है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है वैसे ही दिस सेपल विल ड्राई, दिस पेटल विल ड्राई, स्टेमन विल ड्राई, सब के सब ड्राई हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये स्टिग्मा और स्टाइल भी ड्राई हो जाएगा। ओनली थिंग दैट विल सस्टेन इज ओवरी। अब अगर ये ओवरी है तो ये क्या है, ओवरी का वॉल है, दिस इज वॉल ऑफ ओवरी, है कि नहीं। ये क्या है, ओव्यूल। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। ओवरी से क्या बन गया, फ्रूट बन जाता है। जो ओवरी का वॉल है वो फ्रूट का वॉल बना देगा, जिसे आप कहते हैं क्या, पेरिकार्प कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्प मतलब फ्रूट, कार्प मतलब फ्रूट। पेरिकार्प फ्रूट के बाहर बाहर का स्ट्रक्चर यानी कवरिंग, तो कवरिंग को कहते हैं आप पेरिकार्प। और वैसे ही जो ये अंदर का ओव्यूल था दैट कन्वर्ट्स इनटू सीड। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये ट्रांजिशंस होते हैं। ओवरी बन गया फ्रूट में, ओवरी बन गया फ्रूट का वॉल यानी पेरिकार्प में, ओव्यूल बन गया सीड में। यहां तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। अब ये जो पेरिकार्प है, दिस पेरिकार्प में बी differentiated into 3 different layers। इसमें 3 अलग अलग लेयर हो सकता है। जो बाहर वाला है उसे कहते हैं आप एपीकार्प, बीच का जो होता है उसे कहते हैं मेजोकार्प, अंदर का जो होता है उसे कहते हैं आप एंडोकार्प। Bipin, you ask, cotton can be digested by animals since it is of cellulose। पहले आप बताइए कि कॉटन हो या फिर कुछ और हो, ये मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप मुझे आंसर कीजिएगा, अभी नहीं बाद में ही सही। आप वर्कआउट कीजिए पहले इस पे कि क्या सेलुलोज आपके बॉडी में डाइजेस्ट होता है, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे आप जो भी वेजिटेबल खाते हैं, क्या वो डाइजेस्ट होता है। उसके बाद मैं इसको आंसर करूंगा। ये आपका काम है कि आप पहले पता करेंगे कि क्या सेलुलोज चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रहा हो वो डाइजेस्ट होता है क्या। आप इतने प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं दिन भर में, उसमें सेलुलोज तो रहेगा ही, क्योंकि सेलुलोज बना है सेलुलोज का, तो क्या वो डाइजेस्ट होता है। आप मुझे इसका आंसर करेंगे, फिर आई विल गिव यू आंसर। आते हैं फिर से यहां पे। तो मैंने कहा कि जो पेरिकार्प है वो 3 अलग अलग लेयर में डिफरेंशिएट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा पेरिकार्प में तीनों लेयर दिखते हो, लेकिन हो सकता है कि 3 में डिफरेंशिएट हुआ हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो, आप आजकल खूब मैंगो खा रहे होंगे, तो मैंगो को विजुलाइज कीजिए। मैंगो का जो छिलका है जिसे आप हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, वो क्या है, उसका एपीकार्प। एपी मतलब ही हो गया ऊपर, एपीकार्प हुआ। जो पल्पी पार्ट है जिसे आप खाते हैं वो क्या है, मेजोकार्प। और जो अंदर का आप गुठली जिसे आप सीड समझ के फेंक देते हैं वो सीड नहीं, क्या है, वो एंडोकार्प है, जो कि कड़क सा होता है बिल्कुल। और उस एंडोकार्प को कभी आप इस तरह से शेक करके देखना तो टक टक आवाज आती है, उसके अंदर क्या है, सीड है। तो मैंगो में आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग लेयर में डिफरेंशिएट हुआ है, कौन, पेरिकार्प। हर फ्रूट में 3 लेयर में डिस्टिंग्विश हो ही जाए जरूरी नहीं है। वैसे ही विजुलाइज कीजिए आप कोकोनट को, कोकस नोसिफेरा के फ्रूट को। तो जो इंटैक्ट नारियल है, सपोज सूखा नारियल है जिसे आप पटक के फोड़ के खाते हैं, अंदर का नारियल, पूरा का पूरा एंटायर फ्रूट देख रहे हैं आप। तो अगर आपने कभी एंटायर फ्रूट देखा हुआ है जो कि ब्राउन कलर का दिखता है, तो सबसे बाहर एक स्मूथ सा लेयर है, वो क्या है, उसका एपीकार्प। उसको हटा दिया आपने।
उसके बाद बीच में यानी एपिकार्प जो कि स्मूथ सा था, बाहर में पतला सा, उसको हटा दिया, तो फिर उसके नीचे दिखता है आपको मोटा सा फाइबरस मेसोकार्प, जिससे आप बनाते हैं ये, जिसे आप कहते हैं कोयर फाइबर, जिससे आप बनाते हैं नल का रस्सी या फिर जो भी आप मैट्रेस वगैरह में यूज करते हैं, वो मेसोकार्प है। उसको फिर से हटा दिया आप तो आपको एक गोल नारियल दिखता है जिसको आप पटक के फोड़ते हैं। फिर तो जब पटक के आपने फोड़ा तो जो वुडी पार्ट निकला बाहर वो क्या था, उसका एंडोकार्प था। ठीक बात है। यानी कोकोनट हो या फिर मैंगो हो, इन दोनों में आपको दिख रहा है पेरिकार्प डिफरेंशिएट हुआ है इनटू आउटरमोस्ट एपिकार्प, मिडिल वन मेसोकार्प, इनरमोस्ट एंडोकार्प। तो मैंने अभी फिलहाल ये कहा है कि जो कोयर फाइबर है उसे आप ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम मेसोकार्प ऑफ कोकोनट। ठीक बात है। अब मुझे आप बताइए कि जो कोयर फाइबर है, जो कोयर फाइबर है वो आपको टेक्सचर वाइज कॉटन जैसा सॉफ्ट लगता है कि कड़क लगता है? ऑब्वियसली आप कहेंगे सर तो कड़क ही लगता है ना, इसमें क्या पूछने वाली बात है, कड़क लगता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रू फाइबर है। आप देखे होंगे, कभी गौर किए होंगे तो वो रहता तो फाइबरस ही है, लंबा सा रहता है, रेसा जैसा। कड़क क्यों है? क्योंकि उसमें लिग्निफिकेशन है, मतलब वो ट्रू फाइबर है। जिस फाइबर की हम बात कर रहे हैं वो फाइबर एक्चुअली कोर फाइबर है, न कि कॉटन फाइबर है। लेकिन कॉटन फाइबर, ये फाइबर फाइबरस नेचर का है, लेकिन वो ट्रू फाइबर एनाटॉमी के हिसाब से तो नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि सीड कोट में, सीड कोट से कहां आप ऑप्टेन करते हैं फाइबर को, और कहां फ्रूट के वॉल से ऑप्टेन करते हैं आप फाइबर को। विनीत का क्वेश्चन है, मैंगो के एंडोकार्प से सीड को प्लांट करेंगे तो मैंगो का ट्री आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। कभी करके देखना आप, एंडोकार्प जो है वो रप्चर कर जाता है और उसके अंदर से जो सीड है उसमें से नया प्लांट डेवलप करता है। ठीक बात है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आप से गुठली को फेंक देते हैं कहीं मिट्टी में तो अपने आप वहां से नया प्लांट डेवलप होता है, कई बार देखते हैं आप। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एंडोकार्प के अंदर सीड था, सीड से नया पौधा तो बनता ही बनता है। विनीत क्लियर होगा अब आपको ये क्वेश्चन। तो ये था अबाउट सरफेस फाइबर। अब आगे बात करते हैं जो सेकंड टाइप का फाइबर है, जिसे आप कहते हैं, सेकंड टाइप ऑफ फाइबर इज जाइलरी फाइबर। जाइलरी फाइबर, नाम में ही आंसर है। अगर आप रिकॉल करेंगे पुराने लेक्चर को तो आपको याद आएगा कि जाइलम में अलग अलग कंपोनेंट्स थे, अलग अलग टाइप के सेल्स थे। दोज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स वर ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। यानी वहां भी फाइबर है ना, वही फाइबर है, ये वाला फाइबर ही है वो। तो दैट फाइबर विच इज प्रेजेंट इन जाइलम इज नोन एज जाइलम फाइबर। है तो फाइबर ही ना अल्टीमेटली वो। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि ये कोर फाइबर जो कि फाइबर है, इसे आप कॉमर्शियली यूज कर पाते हैं, वैसे इन जाइलरी फाइबर्स को देखें अगर, तो जो फीचर फाइबर का है वैसा ही है ये भी। यानी ये भी एलोंगेटेड होगा, इसके एंड्स टेपरिंग होंगे, लिग्निफिकेशन होगा, कड़क होगा। ये जो जाइलरी फाइबर है ये आपको मेनली कहां मिलता है? यू विल गेट टू सी दिस जाइलरी फाइबर मेनली इन सेकेंडरी जाइलम। जाइलम से दो तरह के पढ़े हो आप अब तक, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। आगे फिर से आएगा, परेशान नहीं होने का है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया है वो तो याद होना चाहिए। मैंने कहा कि जाइलम तो दो तरह का है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी जाइलम। मैं उसमें ऐड कर रहा हूं कि जाइलम फाइबर का आपको मिलेगा एबंडेंस इन सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम में मिलता है लेकिन बहुत कम। मेनली कहां मिलता है? ये सेकेंडरी जाइलम में आपको देखने को ये मिलता है। अब और आगे क्या बात करें इस बारे में, तो ये जो जाइलम फाइबर्स हैं, जिसे आप कह रहे हैं जाइलरी फाइबर्स, एक ही बात है, जाइलरी फाइबर कहें या फिर जाइलम फाइबर कहें, एक ही बात है। इसमें लिग्निफिकेशन इतना ज्यादा है, लिग्निफिकेशन इतना ज्यादा है कि ल्यूमेन जो है वो नियरली ऑब्लिटरेटेड है। ल्यूमेन इज नियरली
ऑब्लिटरेटेड। इसका मतलब क्या है, लिग्निफिकेशन इतना ज्यादा है कि नियरली ल्यूमेन इसके अंदर दिखता ही नहीं है, या फिर है तो बहुत ही नैरो है। अब फाइब्रस है, लंबा है, एलोंगेटेड है विथ टेपरिंग एंड्स। लिग्निन होने से एक फायदा है कि मजबूत होगा, लेकिन इस केस में इतना ज्यादा लिग्निफिकेशन है कि बहुत कड़क है। बहुत कड़क मतलब क्या, अगर आपको इसे यूज करना है कॉमर्शियली एज फाइबर तो थोड़ा मोल्ड कर सके ना, ऐसा होना चाहिए ना जिसको आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर सके, जिसको आप मोड़ सकें। लेकिन यहां इतना लिग्निफिकेशन है कि ये कॉमर्शियली इसे आप यूज नहीं कर पाते हैं एज फाइबर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लिग्निफिकेशन यहां पे होने के चलते ये बहुत कड़क है, इसे आप फाइबर के जैसे यूज नहीं कर पाते। इसके दो टाइप हैं, एक होता है लिब्रिफॉर्म फाइबर और दूसरा होता है फाइबर ट्रैकेट्स। ये दो के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना याद रखें आप तो बहुत है कि ये कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं आप इसे एज फाइबर। ये दो तरह के होते हैं, लिब्रिफॉर्म एंड फाइबर ट्रैकेट्स। ये किसके कंपोनेंट्स हैं, जाइलम के कंपोनेंट्स हैं। यानी जाइलम में आपको देखने को मिलेगा, कौन सा जाइलम, सेकेंडरी जाइलम में आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक बात है। अब जो थर्ड वाला है, जो कि लास्ट वाला है, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। लास्ट वन इज एक्स्ट्रा जाइलरी, या फिर इसे कहते हैं आप बास्ट फाइबर। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है फ्लोएम फाइबर। जरा याद करो आप, जाइलम में जैसे जाइलम फाइबर होता है वैसे ही फ्लोएम में भी फ्लोएम फाइबर होता है। अब फाइबर कहीं का भी हो, है तो फाइबर ही ना, यानी वो है क्या, स्क्लेरेनकाइमेटस ही, टेपरिंग एंड वाला है, एलोंगेटेड है, अंदर में लिग्निफिकेशन है, पीट्स हैं, तो वो सारे पॉइंट तो यहां भी ही रहेंगे। लेकिन ये फ्लोएम फाइबर मतलब कहां मिलता है, फ्लोएम में मिलता है। अब ये जो फ्लोएम फाइबर है, अनलाइक जाइलरी फाइबर, इसमें बहुत ज्यादा लिग्निफिकेशन नहीं मिलता है। लिग्निन तो रहेगा ही, लेकिन उतना नहीं है जितना कि यहां पे था, और यही कारण है कि ये मजबूत भी हैं और साथ में से आप मोल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि लिग्निफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे एग्जांपल है अपने पास सन हेम्प। ध्यान रखिएगा, हेम्प अलग है, सन हेम्प अलग है। कई बार सन हेम्प कहते हैं, कई बार सिंपली सन कह देते हैं। तो सन हेम्प है, दूसरा जूट है। साइंटिफिक नेम मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है, यहां फिर से लिख नहीं रहा हूं। दिस सन हेम्प इज क्रोटोलेरिया जुन्सिया, दिस जूट इज कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। तो इन प्लांट से आप, इन प्लांट्स के फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर है जिसको आप यूज करते हैं एज फाइबर, कॉमर्शियल फाइबर्स हैं ये सब, यूज करते हैं आप। वैसे ही एक और फाइबर है जो मिलता है कहां से, पेरिसाइकल से मिलता है। अब आप आंसर कीजिएगा, आपने जो पढ़ा है डाइकोट स्टेम का बाउंड्री लाइन डायग्राम, उस बाउंड्री लाइन डायग्राम में वस्कुलर बंडल के बाहर पेरिसाइकल था कि वस्कुलर बंडल के अंदर पेरिसाइकल था? कई लोगों ने आंसर दे दिया होगा मन ही मन, और आंसर क्या है कि पेरिसाइकल इज प्रेजेंट आउटसाइड वस्कुलर बंडल। तो अगर मैं कहता हूं कि पेरिसाइकल में भी फाइबर है, और चूंकि पेरिसाइकल वस्कुलर बंडल के बाहर मिलता है, तो क्या मैं उसे पेरीवास्कुलर फाइबर कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकता हूं। और इसका एग्जांपल क्या है, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहां पेरिसाइकल से, जो कि वस्कुलर बंडल के बाहर मिलता है, वहां भी फाइबर मिलते हैं, जैसे हेम्प, दैट इज कैनाबिस सैटाइवा। और क्या है, तो और है फ्लैक्स, हिंदी में से आप टीसी कहते हैं। फ्लैक्स का सीड भी आजकल आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं घर में लोग, तो फ्लैक्स सीड खाने लगे हैं लोग आजकल, जो पहले कोई पूछता नहीं था वो खाने लगे हैं, इसे सुपर फूड मानते हैं अब।
इसमें इसमें हेल्दी फैट्स मिलते हैं आपको। लोग अलग से फ्लैक्स सीड्स खरीदते हैं, अब खाते हैं। पहले तीसी को कोई पूछता नहीं था गांव में, तो और अब अवेयरनेस बढ़ा है, लोग रिसर्च किए, पता किए कि हाँ इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, तो उसको आप अलग से खरीदते हैं, पाउडर फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, जो भी खाना वाना है उस पर स्प्रिंकल करते हैं पाउडर के फॉर्म में, तो ये सुपरफूड कहलाता है ना। जैसे ब्रोकली है, फ्लैक्स है, ये सब चिया सीड्स हैं, ये सब सुपरफूड्स कहलाते हैं आज के डेट पे। तो फिलहाल मैंने कहा कि जो फ्लैक्स है दिस इज लीनम यूसीटेटिसिमम, जिसका मैंने साइंटिफिक नेम आपको दिया हुआ है, यहां पे लिख नहीं रहा हूं। तो ये हेम्प है या फिर फ्लैक्स हैं, यहां से भी आप फाइबर ऑब्टेन करते हैं, और ये फाइबर कहां से ऑब्टेन करते हैं आप? पेरिसाइकल से ऑब्टेन करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट फाइबर्स, आपको ध्यान रखने का है। एक और चीज जो मुझे आपसे बोलने का था, रोज सोचता हूं, याद नहीं रहता मुझे, कि जब हम लोग पहली बार मिलेंगे ऑफलाइन मोड में, तो जो सबसे पहला काम मेरे तरफ से होगा कि आई विल मेक श्योर कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में ही, सेकंड लेक्चर में ही मैं आपके जो जितना भी मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूंगा उन सबका नोट्स देखूंगा मैं। सो मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हैं। नोट्स हेल्दी होना चाहिए। मैं अलग से मेहनत करके आपको नोट्स लिख के भेज रहा हूं, साथ में पढ़ा भी रहा हूं, इसलिए आप भी ऐसा नहीं कि जो मैं लिख के भेज रहा हूं उसी को सिर्फ कॉपी कर देने का है। आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, साथ में जो नोट्स हैं एनसीईआरटी सबको मिला के आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइए ही सही, कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बंदी नहीं होनी चाहिए जो नोट्स ना बना रहा हो, नहीं बना रही हो। सबको नोट्स बनाना है। सेकेंड थिंग इज दैट कि जब हम लोग पहली बार मिलेंगे तो जितना भी मैंने पढ़ाया होगा उससे आई विल बी डूइंग क्रॉस क्वेश्चनिंग। मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे जब आप मिलेंगे पहली बार, तो मेक श्योर कि आप उसको पढ़ भी रहे हैं। नोट्स बनाना आपका काम है और उन चीजों को पढ़ते रहना आपका काम है। इस ऑफलाइन मोड के पहले जितने भी चैप्टर्स हो जाते हैं आपके, उन सबको ढंग से पढ़िए कि मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूं तो सब लोग आंसर देने को तैयार रहें। ये गुड स्पिरिट में आप बिल्कुल तैयारी रखिए ऐसे इस चीज को। तो ये था एकदम फाइबर के बारे में, कंप्लीट हुआ ये चीज। अब आगे जो बचता है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं, अगर कुछ आपका क्वेरी है तो टेक्स्ट कीजिए, इधर मैं देख के एड्रेस कर देता हूं। विनीता क्वेश्चन है, फ्लैक्स का प्लांट में पाया जाता है सर? हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं। फ्लैक्स क्या बेटा? एक प्लांट का नाम है, उसके सीड को मैंने कहा खाते हैं अपन, तो प्लांट का नाम तो फ्लैक्स है। तो उस प्लांट के अंदर जो पेरिसाइकल है उसमें फाइबर्स मिलते हैं और वहां से ऑप्शन करते हैं आप फाइबर, जैसे आपने कह दिया फ्लैक्स फाइबर सिंपली। मैं क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज मैं आगे कंटिन्यू करता हूं और बात करना शुरू करता हूं अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तुम लोग इतने आलसी हो गए हो कि जब मैं आया तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग एंड नोबडी रिस्पॉन्डेड। हैं? अच्छी बात नहीं है। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं? हिंदी में फ्लैक्स को तीसी कहते हैं, तीसी। नहीं, लिनेन अलग चीज है, फ्लैक्स अलग चीज है। लिनेन इज हाईली पॉलिश्ड, हाईली रिफाइंड फाइबर, अलग चीज है दोनों। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन नहीं है आपका, आगे बढ़ता हूं मैं। मैंने नहीं कहा कि अभी गुड मॉर्निंग कहो मुझे, मैंने सिंपली कहा कि इतना आप में इतना कर्टियस होना चाहिए आपको कि जब सर आते हैं तो उनको विश करना चाहिए। आप विश करो उसके पहले हम लोग विश करते हैं आपको, है कि नहीं? करते हैं ना, तो एटलीस्ट यू शुड रिस्पॉन्ड। आगे बात करते हैं और बात करते हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब
अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जरा इसकी बात करें तो एक चीज जो सबको पता है आप में कि ये ऐसे टिश्यूज हैं जिसके कंपोनेंट सेल्स डिसिमिलर हुआ करते हैं, एक जैसे नहीं हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये आप बेस्ड ऑन ओरिजिन दो तरह का पढ़ चुके हैं। एक था प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और एक था सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है वो प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है। जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो कि कॉम्प्लेक्स नेचर का है वो सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही या फिर सेकेंड लेक्चर में ही बात किया हुआ है इसके बारे में, है ना। अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसे आप और भी नाम दे सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं इन्हें कंडक्टिंग टिश्यू, आप इसे कह सकते हैं वैस्कुलर टिश्यू। मैंने कहा ये दो तरह के हैं। एक मैंने कहा कि इसी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को आप एड्रेस कर सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यू या फिर कह सकते हैं वैस्कुलर टिश्यू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कौन आता है, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है? अगर बात करें जाइलम के बारे में तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन और कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वैसे ही जो फ्लोएम है उसका काम है ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्ट और कंडक्शन ऑफ फूड, इसीलिए आपने कहा वो वैस्कुलर टिश्यू है या फिर कंडक्टिंग टिश्यू है। अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपको कभी भी गैमेटोफाइट में देखने को नहीं मिलता है, ये अपने आप में स्टामक वाला पॉइंट है। ये गैमेटोफाइट क्या है, अभी के लिए इतना समझने काफी है आपके लिए जो समझा रहा हूं कि गैमेटोफाइट को तोड़ें। फाइट मतलब क्या, प्लांट। वो प्लांट का स्टेज, प्लांट का वो स्टेज, प्लांट का वो स्ट्रक्चर which bears gamete is known as gametophyte। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर क्या रहता है, गैमेट्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं बिल्कुल। तो उसे आप कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। वैसे ही अगर आप याद करें, एक रफ स्केच कर रहा हूं मैं, अगर आप में से किसी ने पढ़ा है पहले स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, तो आप पढ़े होंगे ऐसे कि जो ओव्यूल है उसमें इस तरह से उसका ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। एक रफ स्केच करा है मैंने। ये माइक्रोपाइल कहते थे आप, ये चैलेजा है, ये इंटेगुमेंट है, ये बीच का पार्ट इज न्यूसेलस, और यहां 3 एंटीपोडल सेल्स थे। यहां एक सिनर्जिड था, एक एग था, एक और सिनर्जिड था, और यहां पे एक बड़ा सा सेंट्रल सेल था जिसमें 2 न्यूक्लियस था। तो जिनको आइडिया है ठीक है, नहीं पढ़े थे तो भी ठीक है। अभी सुन लीजिए मेरी बात। जो मैंने अभी कहा था कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, इसके अंदर ये ओव्यूल है, इसी ओव्यूल को जो भी अभी ऐसे पड़ा हुआ था मैंने इसको अभी ऐसे रखा हुआ है। इसी ओव्यूल से क्या बन जाता है, सीड बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। दिस ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू ट्रांसफॉर्म्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फिलहाल मैं कह रहा हूं कि ये जो पार्ट है, अंदर का जो पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज हैविंग फीमेल गैमेट। मैंने कहा था ये सिनर्जिड है, सिनर्जिड है, और बीच में क्या है, फीमेल गैमेट है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन
represents male gametophyte and this embryo sac कहते हैं इसे, this embryo sac represents female gametophyte in angiosperm। तो gametophyte क्लियर हुआ होगा आपको। gametophyte gamete bearing plant होता है। अब ये gametophyte जो है ये सबसे एडवांस है, मोस्ट एडवांस्ड गैमेटोफाइट इज फाउंड इन ब्रायोफाइट। सबसे एडवांस टाइप का, एडवांस कैसे है जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, अभी इतना ही ध्यान रखिए आप कि ब्रायोफाइट में सर ने बोला है कि मोस्ट एडवांस्ड गैमेटोफाइट है, तो ब्रायोफाइट में सबसे एडवांस्ड गैमेटोफाइट है और मोस्ट प्रिमिटिव कहां पे है, तो मोस्ट प्रिमिटिव गैमेटोफाइट जो है वो एंजियोस्पर्म में है। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, गैमेटोफाइट के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे तब जब पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आप गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट इतनी बार पढ़ेंगे कि बिल्कुल वो क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस एक दो लाइन जो मैंने समझाया बस उतना ही काफी है कि गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है और ये गैमेट बियर करता है। गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट में भी मिलता है, टेइडोफाइट में भी मिलता है, जिम्नोस्पर्म में भी मिलता है, एंजियोस्पर्म में भी मिलता है, लेकिन एंजियोस्पर्म वाला सबसे रिड्यूस्ड है, सबसे प्रिमिटिव है, ब्रायोफाइट वाला सबसे एडवांस्ड है, सबसे कॉम्प्लेक्स है। अब ये कॉम्प्लेक्स सबसे कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो, सबसे एडवांस ही क्यों ना हो, इसमें कभी भी वास्कुलर टिश्यू नहीं होता है। जाइलम एंड फ्लोएम इज ऑलवेज एब्सेंट इन गैमेटोफाइट, मैंने पहले ही कहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक बात है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसके दो टाइप हैं, एक है जाइलम जिसकी बात हम लोग पहले करने वाले हैं। अब ये जो जाइलम है इसके और भी टर्म्स हैं, शायद हमने पहले बात किया हुआ है। जाइलम को आप वुड कहते हैं, जाइलम को आप हेड्रोम कहते हैं। अच्छा, यहां भी एक करेक्शन है, शायद मैंने जब भी पहले कभी लिखा है तो यहां पे लेप्टोम लिखा था, शायद आप उसे करेक्ट कीजिएगा। नोट्स में मैंने लिखा है सही, वहां हेड्रोम लिखा है, नोट्स यहां लेक्चर में मैंने समहाउ लेप्टोम बोल दिया है शायद। तो जाइलम का नाम वुड है, उसी का नाम हेड्रोम है, इसका ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। अब से आगे हम लोग जाइलम के बारे में ही बात कर रहे होंगे। अब ये जो जाइलम है ये दो तरह का होता है बेस्ड ऑन ऑरिजिन। बेस्ड ऑन ऑरिजिन जाइलम इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। अभी लेक्चर को 46 लोग देख रहे हैं, 4-5 लोग मुझे एक्टिव दिख रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? जाग रहे हो तो कंफर्म करो कि हां सर जाग रहे हैं, सुन रहे हैं लेक्चर को। जस्ट लेट मी नो, जस्ट रेज योर हैंड और से समथिंग। तो मैंने कहा जाइलम जो है बेस्ड ऑन ऑरिजिन ये दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी जाइलम और दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम। अब ये ऑरिजिन के हिसाब से मैंने कहा प्राइमरी जाइलम और मैंने कहा सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम वो जो आप जानते हैं पहले से, समझते हैं पहले से कि जाइलम जो बना है ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ उसे कहते हैं आप प्राइमरी जाइलम। Why gametophyte don't have complex tissues? इस क्वेश्चन को आप अभी रहने ही दीजिए। बिलीव मी, जब आप पढ़ेंगे प्लांट किंगडम तो आप खुद आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड, सब लोग जाग रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कई लोग सो रहे थे, वो अब जग जाएंगे। और गुड गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया कि सब जाग रहे हैं। ठीक है, देखा जाए इधर पे। तो ये जो प्राइमरी जाइलम है, मैंने कहा ऑरिजिन के हिसाब से ये दो तरह के हैं, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। अब ये जो प्राइमरी जाइलम है नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बनता होगा ड्यूरिंग
प्राइमरी ग्रोथ। अब ये प्राइमरी जाइलम भी बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, ऑरिजिन नहीं, डेवलपमेंट के हिसाब से दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोटोजाइलम और एक होता है मेटाजाइलम। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, यानी ये अगर बात करें कि प्रोटोजाइलम क्या होता है तो ये फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम है, ये लैटर फॉर्म्ड या फिर मैं कहूं न्यूली फॉर्म्ड जाइलम है। जो पहले बनेगा तो पुराना हो गया ना इसका मतलब। तो मैंने कहा जो प्रोटोजाइलम है ये फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम है, जो मेटाजाइलम है वो रिसेंटली फॉर्म्ड लैटर फॉर्म्ड जाइलम है। और क्या, तो प्रोटोजाइलम के जो सेल्स हैं, इन सेल्स का साइज जो है वो छोटा होता है। ये सेल्स जिनका साइज छोटा है इसे मैंने कहा प्रोटोजाइलम है। जो मेटाजाइलम है इन सेल्स का साइज जो है वो बड़ा है। ठीक बात है? अरे ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रोटोजाइलम है इसमें तीसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं कि प्रोटोजाइलम में क्या क्या मिलेगा आपको। जाइलम में तो आप जानते हैं चार चार कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। लेकिन यहां क्या मिलने वाला है, यहां यू विल गेट ट्रैकियरी एलिमेंट्स प्लस जाइलम पेरेन्काइमा। जब मैं कहता हूं ट्रैकियरी एलिमेंट्स मतलब क्या, ट्रैकिड्स प्लस वेसल, ट्रैकिड्स प्लस ट्रैकिया एक साथ एड्रेस करते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट्स। और यहां पे जाइलम पेरेन्काइमा भी, यानी क्या नहीं है, जाइलम फाइबर यहां पे नहीं है। वहीं जो मेटाजाइलम है इसमें ऑल फोर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, ऑल फोर कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। तो अभी के लिए प्रोटो और मेटाजाइलम आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक बात है। अब ये जो सेकेंडरी जाइलम है यहां प्रोटो और मेटा की बात नहीं करनी है, यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक बात है। अब ये जो प्रोटो और मेटा है जरा इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। अगर आप याद करें टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, that TS of dicot stem was having vascular bundle like this। अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोगों ने कुछ इस शेप का vascular बंडल बनाया था सेकेंड लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली। यहां हमने कहा कि ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। हाँ, फोकस कीजिए बेटा, लेक्चर पे फोकस कीजिए। तो ये ऐसा शेप आपने बनाया था डाइकॉट स्टेम में वास्कुलर बंडल का। अब इस एक बंडल को मैं बाहर निकाल रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं, ये एक वास्कुलर बंडल है जिसमें ये जो बीच में दिख रहा है ये कैम्बियम है। मैंने कैम्बियम लिखा है, आप समझ गए होंगे कि ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। यस और नो? बिल्कुल सही बात है, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। ये जो टेपरिंग एंड था वहां कौन था, जाइलम, इधर कौन था, फ्लोएम। अब जरा देखते हैं, आप याद कीजिए मैंने समझाया था कि जब आप जाइलम कहते हैं सिर्फ तो अंडरस्टूड है कि वो प्राइमरी जाइलम है। जब तक आप सेकेंडरी जाइलम नहीं कहते तब तक वो सेकेंडरी कोई नहीं समझेगा। आप जब कहते हैं सिंपली जाइलम तो वो प्राइमरी जाइलम ही समझना चाहिए आपका। अब तो आपने कहा कि ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम है, और प्राइमरी जाइलम है तो आपने कहा यहां पे प्रोटो भी होगा और मेटा भी होगा। अब आपने कहा कि पहले कौन बनता है, प्रोटो, बाद में कौन बना है, मेटा। तो जरा सोचो, जो सबसे पहले बना होगा उसे बनाया किसने, कैम्बियम ने बनाया है कि नहीं। अरे जाइलम को कौन बना रहा है, कैम्बियम बना रहा होगा ना। तो ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, जो कि एक्चुअली प्रो कैम्बियम कहना चाहिए मुझे,
ये प्रोकैम्बियम बना रहा है पहले प्रोटो को बाद में मेटा को। तो चूंकि प्रोटो पहले बना था तो प्रोटो जो है वो दूर होगा और जो मेटाजाइलम है वो पास में होगा। ऐसा है कि नहीं? ये मैं लेबल कर रहा हूं क्या? प्रोटोजाइलम, और ये मैं लेबल कर रहा हूं क्या? मेटाजाइलम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म्ड है। तो जब ये बना तो उसके बाद भी लगातार ये एक्टिविटी कर रहा है ना, नए नए सेल्स कट ऑफ कर रहा है ना, तो जो रिसेंटली फॉर्म्ड बिल्कुल पास में होगा, जो सबसे पहले बना था वो सबसे दूर में होगा। यानी दिस इज हाउ दिस प्रोटो एंड मेटाजाइलम लुक्स लाइक। नीचे की तरफ कौन? प्रोटोजाइलम, ऊपर में कौन? मेटाजाइलम। देख रहे हैं आप, सेल्स छोटे हैं, ये सेल्स कैसे हैं? बड़े हैं। बाकी तो डिफरेंस मैंने यहां पे लिखा ही था। क्लियर है क्या? वैसे ही अगर देखें यहां फ्लोएम की बात करेंगे जब भी, तो फिर यहां फिर से मेटाफ्लोएम होगा और यहां पे प्रोटोफ्लोएम होगा। चूंकि फ्लोएम की बात कर नहीं रहे अपन, इसलिए मैंने डिटेल में यहां बनाया नहीं है। अदरवाइज अगर इंटरेस्ट हो तो आपको तो पता है यहां पे फ्लोएम है। फ्लोएम कौन सा? प्राइमरी फ्लोएम। तो जैसे प्राइमरी जाइलम के दो टाइप हैं, वैसे ही प्राइमरी फ्लोएम के भी दो टाइप पढ़ेंगे आगे जाकर के, प्रोटो एंड मेटाफ्लोएम। तो प्रोटो जो होगा यहां होगा, मेटा जो होगा यहां होगा। ठीक बात है क्या? अब ये अगली बार ये जो बंडल है वही ये बंडल है, लेकिन यहां मैंने अंदर में सेल्स नहीं दिखाया, मैंने यहां पे सेल्स दिखाया। ध्यान रखिएगा, अगली बार जब भी आप कोई बंडल देखें अंदर में टेपरिंग एंड देखें, तो टेपरिंग क्यों है? नैरो क्यों हुआ? क्योंकि सेल छोटे हो गए। सेल छोटे क्यों हैं? क्योंकि ये प्रोटोजाइलम के है। ये चौड़ा क्यों है? क्योंकि मेटाजाइलम है जिसके सेल्स बड़े साइज के होते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अंडरस्टूड मानिएगा अगली बार से आप कि जो टेपरिंग एंड है वो प्रोटोजाइलम वाला होगा और ये वाला कौन सा होगा? मेटाजाइलम वाला होगा। ठीक बात है? फिर से भी ध्यान रखिएगा, जब भी डायग्राम दिखे आपको तो टेपरिंग एंड वाला क्या? प्रोटो, और ये वाला क्या? मेटाजाइलम होगा। कनिष्क चौबे, इधर ही ध्यान दो बेटा। तो मैंने कहा कि ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है। अब यहां से एक नया टर्म मिल रहा है आपको, और नया टर्म क्या है? तो एक टर्म है एंडार्क और एक टर्म है एक्सार्क। एक ऐसा वास्कुलर बंडल जहां प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स इनर साइड, मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स आउटर साइड। डायग्राम तो मैंने मिटा दिया है, फिर से बनाता हूं आपके लिए। ये डाइकोट स्टेम था अगर, तो आपने कहा था कि ये एक बंडल है, ये एक दूसरा बंडल है, ये एक तीसरा बंडल है, एक चौथा बंडल है। ऐसे रफ स्केच किया था हम लोगों ने ऐसे अभी। तो यहां प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है कि नहीं? प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है कि नहीं? प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर ये प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो उसे क्या कहते हैं आप? एंडार्क कहते हैं। और अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता तो क्या कहते? एक्सार्क कहते। यानी जो एंडार्क है इसका मतलब ये प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स इनर साइड। अंदर की तरफ कौन है? प्रोटो है, यानी अंडरस्टूड है। मेटा कहां है? बाहर तरफ। तो आपने कहा दिस इज एंडार्क। वैसे ही जो एक्सार्क है इसमें ठीक उल्टा यहां कहेंगे आप कि जो प्रोटोजाइलम है दिस इज टुवर्ड्स आउटर साइड। अब यहां से एक और पॉइंट है जो कि आप मुझे आंसर कीजिएगा, मैं क्लू दूंगा आपको। अगर मैं पूछूं कि ये बंडल कैसा, एंडार्क की एक्सार्क, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे सर तो एंडार्क है। और मैं पूछूं कि ये सेंट्रीपीटल टाइप का डेवलपमेंट है कि सेंट्रीफ्यूगल टाइप का डेवलपमेंट है, तो जरा देखिए, मैं पहले समझा देता हूं कि सेंट्रीपीटल क्या है, कैसे है, और आप फिर मुझे बताना कि ये सेंट्रीपीटल है कि सेंट्रीफ्यूगल है। जो पहले बना है वो कौन? प्रोटोजाइलम है, और जो बाद बना है वो कौन? मेटाजाइलम है। जो पहले बना वो कहां? अंदर की तरफ। जो बाद बना वो कहां? बाहर की तरफ।
जो पहले बना अंदर की तरफ है, जो बाद में बना वो बाहर की तरफ है, यानी ये सेंट्रीपिटल कहना चाहिए मुझे, सेंट्रीफ्यूगल कहना चाहिए। अंडरस्टूड है, आंसर आपके पास है, इसे मुझे कहना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट होता है यहां पे, क्योंकि जो पहले बना वो अंदर है, जो अभी बना वो बाहर की तरफ, तो अंदर से बाहर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। वैसे ही यहां कहेंगे आप दिस इज हियर डेवलपमेंट इज सेंट्रीपिटल टाइप का डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा है कि जो एंडार्क वस्कुलर बंडल है उसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और इसके लिए आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट है। जो एक्सार्क है इसमें आप कहते हैं प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और डेवलपमेंट कैसा है, सेंट्रीपिटल है। यहां सेंट्रीफ्यूगल और यहां पे सेंट्रीपिटल। क्लियर है? अब हो सकता है आप पूछ रहे हो, मन ही मन सोच रहे हो कि कहां मिलता है सर, तो ये जो एंडार्क है ये मिलेगा आपको स्टेम में, चाहे वो डाइकॉट का स्टेम हो चाहे वो मोनोकॉट का स्टेम हो। और कहां मिलेगा, तो लीफ में भी देखने को मिलेगा आपको, जबकि एक्सार्क कहां मिलेगा, यू विल गेट टू सी दिस इन लैटर क्लासेस, जहां आप देखेंगे रूट में मिलता है एक्सार्क वस्कुलर बंडल। तो मान्या को आंसर मिल गया है कि एक्सार्क मिलता है रूट में, एंडार्क मिलता है स्टेम और लीफ में। आप पूछ रहे हैं व्हाई प्रोटोफ्लोएम एंड इज नॉट टेपरिंग, यहां की बात कर रहे हैं। फिर से मैं कहूंगा थोड़ा होल्ड कीजिए, फ्लोएम आने दीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो ये था अबाउट कंसेप्ट ऑफ प्रोटो एंड मेटाजाइलम, ये था कंसेप्ट ऑफ देयर अरेंजमेंट लीडिंग टू एंडार्क एंड एक्सार्क कंडीशन। आगे बात करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस सेकेंडरी जाइलम। ये तो हमने बात किया अबाउट प्राइमरी जाइलम, अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी जाइलम के बारे में। मैंने पहले ही कहा हुआ है सेकेंडरी जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखने का है। कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से ही है कि जो सेकेंडरी जाइलम है ये अपने आप में सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है, यानी रीडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। बनता किससे है, तो ये बनता है बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, एंड दिस वैस्कुलर कैम्बियम कंप्राइजेस ऑफ इंट्रा प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये पुरानी बात है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको याद था ये सब पहले से ही। अब आते हैं हम लोग वापस सेकेंडरी जाइलम पे। अब ये जो सेकेंडरी जाइलम है इसमें दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं या फिर दो अलग अलग सिस्टम है। एक कहलाता है एक्सियल, जिसे आप कह सकते हैं वर्टिकल सिस्टम, जो प्लांट में इस तरह से अलाइंड होगा, और एक होता है रे या फिर कहते हैं आप इसे हॉरिजॉन्टल सिस्टम। जो प्राइमरी जाइलम है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सियल सिस्टम ही होता है, रे सिस्टम नहीं होता है, जबकि जो सेकेंडरी जाइलम है उसमें रे यानी हॉरिजॉन्टल सिस्टम भी होता है। जो एक्सियल सिस्टम है जो कि सेकेंडरी जाइलम हो या फिर प्राइमरी जाइलम हो, दोनों में मिलता है, इसके कंपोनेंट्स क्या, तो इसके कंपोनेंट्स हैं ट्रैकिड, इसके कंपोनेंट्स और क्या, तो वेसल्स, जिसे आप एक और नाम से जानते हैं ट्रैकिया। दोनों को मिला के आप जानते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट नाम दिए थे आप। जो थर्ड कंपोनेंट है वो है जाइलम फाइबर एंड फोर्थ वन वाज जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये कंपोनेंट्स हैं किसके, एक्सियल या फिर वर्टिकल सिस्टम के, जो कि प्राइमरी जाइलम हो चाहे सेकेंडरी हो, दोनों में मिलता है। जबकि जो रे यानी हॉरिजॉन्टल सिस्टम है ये सिर्फ कहां मिलता है, सेकेंडरी जाइलम में मिलता है। इसका कंपोनेंट कौन, तो सिर्फ और सिर्फ रे पेरेन्काइमा। जैसे यहां जाइलम पेरेन्काइमा मैंने कहा, यहां पे कहते हैं रे पेरेन्काइमा। ठीक बात है, इसका नाम है रे पेरेन्काइमा। और ये काहे को जरूरत है, किस लिए, क्या काम आने वाला है ये, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जैसे आप कह रहे हैं कि ये, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये एक, सपोज दिस इज अ डाइकॉट स्टेम, तो आपको पता है जो बंडल है वो कहां पे है, बिल्कुल बीच में है।
ऐसा ही है ना। टीएस में ऐसे दिख रहा होगा बीच में, और एलएच देखें तो आप हमने समझा था इसको कि लैटरल मेरिस्टम होते हैं, ये बिल्कुल रिफिल जैसे होते हैं, ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं, लेकिन टीएस में आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल सेंटर में इस तरह से। अब जो एक्सियल कंपोनेंट है जाइलम का, वो पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब कर नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन अगर हम लोग देखें कि ये अगर मैंने कहा डाइकोट स्टेम है, यहां आपने कहा है इस तरह जाइलम के पैचेस हैं पड़े हुए इस तरह से, तो इनका रेडियल कंडक्शन यानी इस तरफ भी ट्रांसपोर्ट करना होता है वाटर एंड मिनरल्स को। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज नोन एज रेडियल कंडक्शन। ऐसे एक्सियल कंडक्शन, ऐसे रेडियल कंडक्शन। तो उस रेडियल कंडक्शन के कौन रिस्पॉन्सिबल है? रे पेरेन्काइमा इज रिस्पॉन्सिबल। तो आई होप आपको यह भी क्लियर हो गया है। ध्यान रखिएगा कि जो एक्सियल कंपोनेंट है वो दोनों में मिलता है, यानी ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये दोनों में मिलते हैं, चाहे प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो। अब बात करते हैं एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में। देख रहे होंगे आप, चीजें धीरे धीरे लेंदी हो रही हैं। आप पहले से ही तैयार होंगे कि हां चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी। अब बात करते हैं ट्रैकिड के बारे में। अब ये जो ट्रैकिड है कैसा दिखता है? तो जो ट्रैकिड्स हैं, ट्रैकिड्स आर एलोंगेटेड, इस तरह से एलोंगेटेड होते हैं। इनका जो लैटरल वॉल है, इन पे आपको पिट्स देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपको पिट्स देखने को मिलेंगे। ये पिट्स कैसे पिट्स हैं? दीज आर बॉर्डर्ड पिट्स, दीज आर बॉर्डर्ड पिट्स। ध्यान से सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जहां डाउट हो पूछने की जरूरत है। मैंने कहा कि जो ट्रैकिड्स हैं वो कैसे हैं शेप के हिसाब से? वो लंबे से हैं, एलोंगेटेड। ये हम लोग बाहर से देख रहे हैं इसको, ऐसे सेक्शन नहीं काटा हुआ है। एक मान लो मेरे पास सेल है तो हम लोग बाहर से देख रहे हैं तो बिना काटे हुए, दिस इज नॉट एलएस, एक सेल है इंटैक्ट, बाहर से देख रहे हैं। तो उसका जो सरफेस है, उस सरफेस पे विल गेट टू सी इस तरह से पीट्स बने हुए हैं। वो पीट्स कैसे हैं? बॉर्डर्ड पीट्स हैं। हमने बात किया है पीट्स दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड बॉर्डर्ड। यहां वाला कैसा है? बॉर्डर्ड पीट्स हैं। ये ट्रैकिड के सेल्स, ट्रैकिड कैसे हैं? दीज आर यूनिसेल्युलर। दिखते कैसे? एलोंगेटेड। जिसके एंड्स कैसे हैं? तो चिसल लाइक हैं। छेनी, छेनी देखे हैं आप, उसका जैसा एंड है, जैसे आप हिट करते हैं कोई चीज को तो वैसा इसका एंड है, चिसल लाइक एंड्स हैं। इसका जो अंदर का वॉल देखेंगे, ये तो हम लोग बाहर से देख रहे थे, अगर हम लोग अंदर से देखेंगे इसके ट्रैकिड के स्ट्रक्चर को, तो अंदर में लिग्निफिकेशन है। इस तरह से लिग्निफिकेशन है इसके अंदर, ये लिग्निफिकेशन है। अब ये जो लिग्निफिकेशन है, इसके चलते ये कैसा हो जाता है? रिजिड होता है, या फिर मैं कहूं और तो ये डेड भी होता है। यानी ये जो सेल है जिसका शेप मैंने बता दिया है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ आप जो दिख रहा डायग्राम में उसका सेल वॉल दिख रहा है, अंदर में कुछ भी नहीं, ये एम्प्टी है, डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस एंड ऑल दोस थिंग्स। अब ये ट्रैकिड आपको मिलता है हर ट्रैकियोफाइट में। ट्रैकियोफाइट कौन होते हैं? कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। ट्रैकिया किसका नाम था? वेसल का, उससे इसका रिलेशन नहीं है। ट्रैकियोफाइट वो हैं जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जो वेस्कुलर प्लांट्स उसे कहते हैं आप ट्रैकियोफाइट्स। और कौन कौन से हैं जिसमें वेस्कुलर टिश्यू होता है? तो वो है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट के पहले ब्रायोफाइट आए थे, लेकिन ध्यान रखें वहां पे वेस्कुलर टिश्यू नहीं था। वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहली बार कहां दिखा? टेरिडोफाइट में, और वहां से लगातार जिम्नो हो या फिर एंजियो सब में वो बना हुआ है। तो इन सबको आप कहते हैं ट्रैकियोफाइट्स। मैंने कहा है कि ट्रैकिड जो है वो हर ट्रैकियोफाइट में मिलता है, यानी यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है।
लेकिन जो ट्रैकिड्स हैं इनके बारे में बात कर ध्यान रखिएगा कि भले ही हमने कहा, भले ही आपने अब तक पढ़ा है ऐसे कि जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सबने पढ़ा है ऐसे। अब आप याद रखिएगा कि जाइलम में तो 4 कंपोनेंट्स हैं, उन 4 में से ये ट्रैकिड और वेसल ही हैं, इन 4 में से ट्रैकिड और वेसल्स ही हैं जिनके ल्यूमेन से, यानी जिसके अंदर से पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी बाकी जो जाइलम फाइबर है और पेरेन्काइमा है उनके थ्रू पानी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। ओनली कंपोनेंट ऑफ जाइलम whose lumen is utilized for movement of water is a trachid and vessel। ठीक बात है। अब मैंने कहा कि जो ट्रैकिड है इस तरह से एलोंगेटेड है और जो ल्यूमेन है वो कैसा है, ल्यूमेन इसका नैरो है। अब जरा खुद सोचो, अगर ल्यूमेन नैरो होगा तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन बड़े अच्छे से होगा, खूब अच्छा, खूब पानी ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, या फिर कम होगा? कम होगा, उतना एफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ये। ट्रैकिड और वेसल यही 2 पानी कैरी करते हैं, इसमें से प्रिमिटिव या फिर लेस एफिशिएंट, लिस्ट एफिशिएंट कौन है? तो ट्रैकिड है, क्योंकि इसका ल्यूमेन कैसा है, नैरो है। अब ये जो ट्रैकिड्स हैं इनका अगर हम लोग अंदर का वॉल देख रहे हैं, जो कि ये दिख रहा है आपको, लिग्निफाइड है, इसमें लिग्निफिकेशन के अलग अलग पैटर्न होते हैं। लिग्निफिकेशन इन द ल्यूमेन, lignification on the inner wall of trachid can be of different type. It can be annular, it can be spiral, it can be reticulate, it can be pitted, it can be scalariform। सब कुछ नया है आपके लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग देख रहे हैं ट्रैकिड के अंदर इसका जो वॉल है, मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं, मान लीजिए वो रूम जहां बैठे हैं खाली जगह, वो ल्यूमेन है ट्रैकिड का। जो आपके आसपास जो आपका घर का रूम का जो वॉल दिख रहा है वो वॉल है किसका, ट्रैकिड का। तो जरा समझिएगा कैसे लिग्निन का डिपोजिशन है। अगर मैं कहता हूं एनुलर तो ये रिंग के फॉर्म में है, यानी अगर मान लीजिए मैंने कहा कि कोई ट्रैकिड है तो उसमें लिग्निन का डिपोजिशन ऐसे रिंग के फॉर्म में देखने को मिलेगा मुझे, ऐसे। ये लिग्निन का डिपोजिशन है जो कि कैसे दिख रहा है, रिंग के फॉर्म में। रिंग के फॉर्म में तो आपने कहा एनुलर, स्पाइरल फॉर्म में तो दैट इज स्पाइरल, रेटिकुलेट मतलब हाईली ब्रांच नेटवर्क बना रहा है, पिटेड का मतलब क्या है, तो इतना ज्यादा ये रहा अपना ट्रैकिड। हर जगह लिग्निफिकेशन था, लेकिन कहीं कहीं नहीं हुआ तो वहां पे गड्ढे बन गए ऐसे, इसे कह दिया आपने पीटेड टाइप ऑफ डिपोजिशन। एक होता है स्केलरी फॉर्म। आज के बाद ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी मिले ये टर्म, कौन सा टर्म, स्केलरी फॉर्म, उसका मतलब होता है लैडर। जो बैम्बू वाला सीढ़ी होता है ना, ऐसा दिखता है, जो ऐसा 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 ऐसे शेप के लिए आप यूज करते हैं स्केलरी फॉर्म। यानी अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ये ट्रैकिड है तो इसमें लिग्निन का डिपोजिशन कुछ कुछ ऐसे दिख रहा होगा मुझे, इस तरह से प्रोजेक्शंस निकले होंगे साइड से ऐसे ऐसे। तो ये अलग अलग टाइप के डिपोजिशंस, अलग अलग पैटर्न के लिग्निन के डिपोजिशन आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं था, इंपॉर्टेंट वो है जो मैं बोलने वाला हूं। और क्या है वो इंपॉर्टेंट, तो एनुलर या फिर स्पाइरल फॉर्म ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इज फाउंड इन प्रोटोजाइलम। आप देखेंगे कि जो प्रोटोजाइलम का ट्रैकिड है उसमें ऐसा डिपोजिशन मिलता है, और जो मेटाजाइलम का अंदर का वॉल है उसमें ऐसा दिखता है। और अगर बात करें हम लोग मेटाजाइलम ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म लाइक साइकस, ध्यान रखिएगा मैंने कहा है कि टेरिडोफाइट में
और जिम्नोस्पर्म, एग्जांपल दिया मैंने साइकस। इन प्लांट्स में जो मेटाजाइलम है वहां आपको दिखता है ये स्क्लेरिफॉर्म टाइप ऑफ डिपोजिशन। तो ये कहां कहां कैसा मिलता है ये भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक बात है। ये था ट्रैकिड के बारे में, जिसे आपने समझा है कि ल्यूमेन नैरो था, दोनों एंड्स बंद थे, इसके यहां पे कोई परफोरेशन यानी कोई ओपनिंग नहीं है। जो ट्रैकिड है, जरा खुद सोचो आप, अगर मुझे पानी कैरी कराना है ट्रैकिड्स के अंदर से, तो इसके दोनों एंड्स को ओपन होना चाहिए था कि बंद होना चाहिए था? खुला होना चाहिए था ना, तभी ना पानी कैरी कर पाएगा ये। लेकिन कैसा है ये? बंद है। तो बंद है अगर, तो पानी का ट्रांसपोर्टेशन बड़े एफिशिएंट तरीके से हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अब आप सोचें कैसे होगा फिर? तो आपने कहा, मैंने कहा कि तो बंद पड़ा हुआ है, फिर आप सोचे कि कैसे होगा फिर ट्रांसपोर्टेशन? तो मैंने कहा था इसके वॉल पे क्या है? पीट्स हैं। इसके लैटरल वॉल पे भी पिट हैं, और जो इसका, ये तो हम लोग 2D में देख रहे हैं, 3 में देखे हैं, तो ये जो एंड वॉल है यहां भी पिट्स बने हुए हैं ऐसे। तो अगर ये एक ट्रैकिड है, ये मैंने कहा दूसरा ट्रैकिड है, तो ये आपस में इन पिट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। यानी अगर यहां इसके ल्यूमेन में पानी है तो यहां से यहां चला जाएगा, फिर यहां से दूसरा कनेक्ट होगा, ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से दो ट्रैकिड के सेल्स आपस में पिट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और पानी को ट्रांसलोकेट करते हैं, लेकिन उतने एफिशिएंट तो नहीं है ये। ठीक बात है। अब आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट जो है वो है वेसल्स। ट्रैकिड्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये मिलता तो हर वास्कुलर प्लांट में है, लेकिन ये बहुत एफिशिएंट नहीं है। जो दूसरे नंबर का है, जो दूसरा है टाइप, वो है वेसल यानी ट्रैकिया। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज वेसल या फिर ट्रैकिया। ये कैसा है? तो इसके जो एंड्स हैं वो ओपन हैं, यहां परफोरेशन है यानी ओपनिंग है, पिट्स नहीं बोला है मैंने, परफोरेशन है, ओपनिंग है। जहां ट्रैकिड के लैटरल वॉल पे बॉर्डर्ड पिट था, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर्ड पिट इज प्रेजेंट ओवर लैटरल वॉल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ट्रैकिड तो टेरिडोफाइट में भी था, जिम्नोस्पर्म में भी था, एंजियोस्पर्म में भी था, लेकिन सबसे ज्यादा बॉर्डर्ड पिट्स कहां मिलते हैं? जिम्नोस्पर्म पे, जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। इसको आप थोड़ा कंसेप्ट से जोड़ के देखिए, तो जो टेरिडोफाइट हैं वहां ट्रैकिड है, वेसल्स नहीं है। जो जिम्नोस्पर्म है वहां ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स नहीं हैं। एंजियोस्पर्म जो सबसे एडवांस है वहां पे वेसल्स भी हैं और ट्रैकिड भी हैं। हमने पहले ही एनालाइज कर लिया है कि ट्रैकिड और वेसल में एडवांस कौन? वेसल। चूंकि टेरिडोफाइट में वेसल नहीं है, सिर्फ पानी कैरी करने के लिए ट्रैकिड ही है, जिसके ल्यूमेन बहुत नैरो रहते हैं, यानी पानी बहुत एफिशिएंट तरीके से कैरी हो नहीं पा रहा है, इसीलिए टेरिडोफाइट्स का हाइट बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। वो छोटे छोटे पौधे होते हैं टेरिडोफाइट्स के। वहीं जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ट्रीज लंबे लंबे हैं, हालांकि वहां पे वेसल्स नहीं हैं, लेकिन लंबे क्यों हो पाए? क्योंकि उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर पिट्स हैं फॉर कम्युनिकेशन। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट वहां पे वेसल्स नहीं है, फिर भी बॉर्डर पिट्स इतने थे कि पानी कैरी कर लिए अच्छे से, यानी प्लांट का हाइट काफी लंबा हो पाया, तो भी पानी वो अच्छे से एफिशिएंटली अगेंस्ट द ग्रेविटी नीचे से ऊपर कैरी कर सका। एंजियोस्पर्म की तो बात ही अलग है, वहां पे वेसल्स प्रेजेंट हैं। तो फिलहाल मैंने कहा कि जो वेसल्स हैं, इनका आप स्ट्रक्चर देखें तो ये एलोंगेटेड ही हैं, लेकिन इनके दोनों एंड्स कैसे हैं? ओपन हैं। बोथ एंड्स आर ओपन, दे आर नॉट क्लोज्ड एंडेड, दे आर ओपन एंडेड।
और इन ओपन एंड्स पे क्या है, परफोरेशन है, जो परफोरेशन वहां पे एब्सेंट था यहां पे मिल रहा है आपको परफोरेशन, यानी ओपनिंग दिख रहे हैं आप। यहां भी लिग्निफिकेशन है लाइक ट्रैकिड, तभी तो आपने कहा पहले कि डेड है, चाहे ट्रैकिड है, चाहे वेसल है, या फिर जेलम फाइबर है, सबके सब डेड हैं, यहां भी लिग्निफिकेशन है। इसके ल्यूमेन में भी कोई चीज नहीं है और नहीं होना भी चाहिए था, क्योंकि ट्रैकिड और वेसल्स को क्या करना है, पानी कैरी करना है। जिसको पानी कैरी करना है वो अंदर में खाली होना चाहिए कि भरा होना चाहिए। आप खुद सोचो लॉजिकली, इसमें साइटोप्लाज्म होता तो अच्छे से पानी कैरी कर पाता कि नहीं होता तो कर पाता, ऑब्वियस बात है नहीं होता तो अच्छे से कैरी करता, और इसी कारण से यहां पे साइटोप्लाज्म नहीं है, डेड सेल्स है। लिग्निफिकेशन है, इस लिग्निफिकेशन का पैटर्न, इस लिग्निफिकेशन का पैटर्न भी एग्जैक्टली ट्रैकिड जैसा है, यानी ये एनुलर हो सकता है, ये स्पाइरल हो सकता है, ये रेटिकुलेट हो सकता है, जो भी आपने वहां पढ़ा था वो सब कुछ यहां भी उसी पैटर्न में डिपोजिशन यहां भी हो सकता है। वेसल्स में अभी बहुत सारा बाकी है और पूरा हो नहीं पाएगा, इसलिए वेसल्स को मैं रखता हूं ड्यू नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अगली बार मिलेंगे तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा फिर से वेसल्स से। और हम लोग काफी स्लो पेस से बढ़ रहे हैं, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो अगले लेक्चर से मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, अगर आप कंफर्टेबल रहेंगे तो। और अगले लेक्चर में हम लोग जाइलम खत्म करेंगे और फ्लोएम भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, फ्लोएम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगले जो दो कंपोनेंट्स हैं जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, वो छोटा ही है, तो जो टाइम लगना है ट्रैकिड वेसल्स में लगना था। तो अगली बार हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे जाइलम के बारे में अलग से, यानी वेसल्स के बारे में और फ्लोएम के बारे में बात करेंगे, और स्टार्ट भी कर देंगे हम लोग टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। टिश्यू सिस्टम खत्म करने के बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्टली अब कैसे दिखता है डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, ये सब पढ़ने का है आपको, ढेर सारा डायग्राम बनाना होगा यहां पे। फिर बात करेंगे कैसे होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ, यानी अभी लंबा चलने वाला है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल होंगे थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। पढ़िएगा जरूर, जो दिक्कत हो पूछिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। थैंक यू।